हेलो बच्चों, हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक निरक्ष स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों बोर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसे आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। आइए हम समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिएगा, समझ लीजिए केवल जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ऐसे जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, देखो बराबर विपरीत आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। देख लो, अल्प मतलब छोटी दूरी को 2l लिख लेते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, तो इनसे बनने वाले इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? ये हो गया जी। अब हमें करना क्या है, हमें कैसी स्थिति में निकालना? निरक्ष स्थिति में निकालना। तो देखिएगा, अक्ष और निरक्ष का क्या मतलब है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो इसे हम कहते हैं अक्ष या अक्षीय स्थिति। ठीक है जी, कैसी? अक्षीय स्थिति। और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसे हम कहते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति। चलिए, अब दोनों बातों को हम समझ लेते हैं। हमारा ये तो टॉपिक है नहीं, इसे हम ऐसे समझते हैं, इस मार्कर की हेल्प से समझ लेते हैं। यदि मैं इस मार्कर को यहां रख दूं तो ये इसी की बीचों बीच से एक लाइन जाएगी और उस लाइन को हम कहेंगे अक्ष, यानी कि अक्षीय रेखा होगी। पूरी कहीं भी रेखा ले जाइए वो अक्षीय रेखा होगी। तो अक्षीय रेखा पर तो हमें ज्ञात नहीं करना वैद्युत क्षेत्र, हमें तो कहां करना है? निरक्ष स्थिति। यदि आपको अक्षीय स्थिति सीखना है तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं बच्चों निरक्ष स्थिति में। निरक्ष स्थिति का क्या मतलब है? निरक्ष का मतलब है 90 डिग्री। मतलब इसे मार्कर को अगर मैं ऐसे ना रख करके ऐसे रख दूं तो बताओ कितना कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री है, नहीं है? क्लियर है इतनी बात? तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसी रेखा पर हमें ज्ञात करना है, ये वाली स्थिति। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो एक लाइन हमें ड्रा करनी पड़ेगी, या आपने एक लाइन खींच ली यहां पर। ठीक है जी, तो बेटा ये जो रेखा होगी इस रेखा का क्या नाम होगा? निरक्षीय रेखा। और इस निरक्ष रेखा पर अगर हम कोई भी बिंदु को मान लें, मान लीजिए कोई बिंदु है P, तो इस बिंदु P पर ही हमें क्या करना है? इस पूरे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो बात यहां पर यह आती है कि वैद्युत क्षेत्र की जब हमें गणना करनी है तो बेटा वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण भी होगा इस पर और माइनस आवेश के कारण भी होगा। सही बात है? तो सीधी सी बात हम ये टारगेट मान लेते हैं कि प्लस क्यू के कारण हमने मान लिया जो वैद्युत क्षेत्र बना वो बन गया, वो कितना बना? E1। कि हमने ऐसा मान लिया कि प्लस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर वो कितना है? E1। अब जब प्लस के कारण हम वैद्युत क्षेत्र है तो भाई माइनस के कारण भी होना चाहिए, बिल्कुल होगा माइनस के कारण भी। तो ऐसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना मान लिया हमने? E2। ये लिख दिया भाई हमने E2। अब बात आती है कि यहां पर अगर हम देखें तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र पता चल गया हमें, एक के कारण E1 है और दूसरे के कारण E2 है। तो यहां पर अगर हम देखें, इसे थोड़ा सा और डिस्कस करें, तो डिस्कस करने के लिए हम मान लेंगे, अगर इसका नाम रख दीजिए पहले A और B। क्लियर है इतनी बात? हमने मान लिया ये जो बिंदु P है यहां से कोई ना कोई तो दूरी पर होगा, वो दूरी हमने मान ली R। कितनी दूरी मान ली बच्चों? R। तो आप इसका भी नाम रख दीजिए O। अब देखने में आपको पता चल रहा है कि इसका मध्य बिंदु है। अगर ये दूरी 2l है तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? L। और ये भी कितनी हो जाएगी? L। क्लियर है इतनी बात? तो आपको आवश्यकता पड़ेगी इस दूरी की, तो ये दूरी भी हमें पता होनी चाहिए और ये दूरी भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो ये दूरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और जैसे इसके कारण इस पर हम गणना करेंगे तो इस दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इधर से रफ कर लेते हैं इसे। देखिए, आप यहाँ पर एक बात देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज सा बन रहा है। बन रहा कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो लेकिन हमें थीटा तो हमने दिखाया नहीं कहीं भी। तो ये जो कोण है झुके हुए हैं, ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा, बराबर झुके हुए हैं। लीजिए, इसका नाम रख लीजिए, कितना है? B है, O है, और ये कितना है? P है। आप इस दूरी को अगर देखें तो ये दूरी R है और ये दूरी क्या है? L। हमें इसकी गणना करनी है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण कितना हमारे पास? BP। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कोई से को भी लिख लीजिए, मैंने लिख लिया OP स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा?
OP का मान कितना है r, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, OB का मान कितना है l, तो l का स्क्वायर। जैसे ही आप BP का मान निकालेंगे तो अंडर रूट क्या बनेगा बताइए, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं किसी को, बताओ, बहुत आसान है। इसमें हमने क्या लगा दिया, स्थिरोज में, चाहे स्थिरोज के ले लीजिए आप, चाहे स्थिरभुज के ले लीजिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। अब यदि हम देखें तो BP का वैल्यू कितना हमारे पास, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो लिख देते हैं स्क्वायर रूट क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब आप इस त्रिभुज को भी देखिए, ये r है और ये भी l है, तो ये तो बिल्कुल जैसे एक जैसे कोण है, यानी कि एक जैसा त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो दूरी होगी हमारे पास, ये भी इतनी ही होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हम बच्चों आगे की कहानी को शुरू करते हैं इसकी, कि कैसे हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये तो चित्र की बात थी। चित्र आपका बहुत सुटेबल होना चाहिए एग्जाम में। सबसे मेन बात यही है बच्चों कि आप अगर चित्र को बेहतर तरीके से बनाते हैं तो एग्जामिनर आपकी भावनाओं को समझेगा कि ये आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखना जानते हैं। यदि आपने चित्र बेकार बनाया है तो आपको बेकार ही नंबर मिलेंगे। तो अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक स्केच का यूज करना है, और उसे स्केच से एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। बिल्कुल ऐसा करने से जो फिगर आपने बनाया है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे थ्योरी में क्या लिखना है, मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूं, उसे आप नोट कर लेना। क्या है, एक बार समझ लीजिए। क्या हमने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारे पास, AB है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। ये रहा वैद्युत द्विध्रुव, डार्क कर लीजिए आप चाहे तो से। ठीक है जी, क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके दो आवेश कितने हैं, -q तथा +q। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बताओ, 2l दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या बच्चों, दो आवेश है। देखो वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश है, 2, तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा और इसके कारण भी होगा। तो ये हमने मान लिया है कि +q के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E1, और माइनस के कारण कितना है, E2। कोई डाउट तो नहीं इतनी बात किसी को। तो आप चाहे तो इसे थ्योरी में से भी लिख सकते हैं, क्या कि +q आवेश के कारण, माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E1, तथा -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस के कारण निकाल रहे हैं, तो हम यह लिखने वाले हैं बच्चों क्या कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, प्लस के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल निकालिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बच्चे जो आप में से नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा जिन्होंने, उनके लिए बड़ी समस्या की बात है। जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें तो पता है कि एक आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपको व्यू समझना है। यहाँ पर आइए देखिएगा, अगर कहीं भी कोई बिंदु पर हम आवेश रख देते हैं तो इसे कहते हैं बिंदु आवेश। क्लियर है इतनी बात। अगर इसके कारण हमें किसी भी दूरी पर, मान लीजिए यहां से यहां तक की कोई ना कोई दूरी है, मान लीजिए r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना, मान लो कोई बिंदु P है ऐसे मान लो, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बेटा इस पर वैद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला है, बस आप इसे ध्यान रखिए, 1/4πε0 q अपॉन कितनी दूरी है, r का स्क्वायर। किसी भी आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो ये फॉर्मूला आपका आता है, E बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। बस आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। तो आइए देखिए, इसी फॉर्मूले को हम लगा रहे हैं। हमने क्या लिखा, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा जी, यही फॉर्मूला अप्लाई करिए। E बराबर कितना है, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन आप एक बात देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, r थी, तो r का स्क्वायर। अगर दूरी मान लीजिए x होती तो क्या लिखते हैं हम, x का स्क्वायर लिखते। लेकिन हम कहा जा रहे हैं, प्लस से यहां से P पर जा रहे हैं, B से कहां जा रहे हैं, P पर जा रहे हैं, तो हमारी जो दूरी है वो है BP। कितनी दूरी है हमारी, BP। तो हम r नहीं लिखेंगे, हमारी दूरी कितनी है बेटा, BP।
थोड़ा सा हम बड़ा करके कर रहे हैं इसे समझने के लिए, डायरेक्ट भी रख सकते हैं लेकिन हम थोड़ा डायरेक्ट नहीं रख रहे हैं। बीपी हमने मान लिया बी से कहां जा रहे हैं, पी पर जा रहे हैं, तो दूरी कितनी होगी बेटा, बीपी का स्क्वायर। जैसे यहाँ दूरी एक्स थी तो एक्स का स्क्वायर करा, वैसे इसमें, लेकिन हमने प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना माना बेटा, E1। E1 लिख दिया, बस सिंपल सी बात है। एक चीज और लिखनी है आपको यहाँ पर, क्या कि आप ये देख रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस के कारण कहां की ओर दिखाई गई है, बाहर की ओर दिखाई गई, यानी कि बी से कहां की ओर दिशा है, पी की ओर दिशा है, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी बी से पी की ओर होगी, ठीक है। अब यदि हम इसमें बात करें, ये दोनों मान निकाल लिए हमने, तो ये यहां पर आपको दे रखा है तो आप लिख दीजिए बट बीपी बराबर हमें कितना दे रखा है, बीपी का वैल्यू दे रखा है हमारे पास अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लिख लिया हमने। जब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा है, E1 बराबर, ये ध्यान देना है, इसे ये दिशा जरूर लिखनी है, बी से पी की ओर। तो जैसे हम सोल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, इतना हमारे पास मान आ गया। जब इतना मान हमारे पास E1 आ गया है तो हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं बच्चों, E2 को भी निकाल सकते हैं। जैसे E1 की वैल्यू को हमने सोल्व किया है वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, E2 को भी निकाल सकते हैं। तो जैसे प्लस के कारण लिखा है वैसे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए कैसे हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, देखो आप क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, कहा, इसके कारण बिंदु P पर। तो हम एक बात पढ़ चुके हैं बिल्कुल, क्या कि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये एग्जाम में क्यू अपॉन। अब देखिए ध्यान दीजिए दूरी कितनी है, ए से कहां जा रहे हैं, पी पर जा रहे हैं, तो बेटा दूरी क्या हो जाएगी, AP, और हम जानते हैं इसका स्क्वायर करा था तो इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने कितना माना है, E2 माना, E2 लीजिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब की बार आप देख रहे हैं दिशा क्या है, P से A की ओर है, P से कहां की ओर है, A की ओर, मतलब E2 की जो दिशा है P से A की ओर है। मैं ये समझ रहा हूं कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि कभी दिशा इधर की ओर दिखा रहे हैं, कभी दिशा इधर की ओर दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा लॉजिक है, इसे समझ लीजिए। अगर बच्चों कहीं भी प्लस आवेश रखा है तो बेटा इससे बल रेखाएं कहां निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। अब आप खुद नोटिस करिए, इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं कोई बिंदु P है, मान लो जैसा कि ये बिंदु P है, तो इस बिंदु P से जो वैद्युत क्षेत्र रेखा जाएगी, देखो P से होकर, बताओ कहां की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, नहीं जा रही। तो प्लस के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमेशा हर जगह वो हमें बाहर की ओर दिखाना है, क्यों, क्योंकि बल रेखाएं क्या निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी इस बिंदु से। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी माइनस के लिए हो जाए तो माइनस आवेश हमसे ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं उस पर आकर के समाप्त हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। देखिए यहाँ मतलब वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चलती हैं और कहां जाकर समाप्त हो जाती हैं, माइनस में। तो अब आप देख रहे हैं माइनस वाला आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ को है, नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर एक कोई बिंदु लीजिए, P ले लिया आपने बिंदु P। अब आप खुद बताओ अगर इधर से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा आ रही होगी तो P से होती आएगी, नहीं आएगी यहाँ पर, और उसकी दिशा किधर की ओर होगी बताओ, माइनस की तरफ की होगी, होगी नहीं होगी माइनस की ओर। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि प्लस के कारण बाहर की ओर क्यों दिखाई और माइनस के कारण अंदर की ओर क्यों दिखाई है, बहुत आसान सा फंडा है, देख लो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बल रेखा जिधर की ओर जा रही ये दिशा आपको दिखानी होगी। अब मैं इसे रफ कर लेता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो उसी की तरफ को है, यानी P से A की ओर, तो ये दिशा दिखा देना P से A। आप यहाँ पर लिख लीजिए बट या परंतु जो भी आपको लिखना हो, AP बराबर कितना है जी, AP का मान, AP भी उतना ही है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जैसे ही आप देखेंगे E2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब जैसे इसे यहां रखेंगे तो इसके स्क्वायर से भी इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, अंडर रूट, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है, हमें दो मान नहीं निकालने, E1 और E2, हमें तो एक मान चाहिए, E का मतलब दो मान आ रहे हैं अलग अलग, तो हमें तो एक इनका परिणामी चाहिए, कुल मान चाहिए।
तो अब यहाँ पर बात आती है कि इनका परिणामी कहाँ प्राप्त होगा। जब दो वैद्युत क्षेत्र ऐसे दिखाए जाते हैं तो उनका परिणामी बच्चों बीच में यहाँ पर प्राप्त होता है, ई। ये हमने दिखा दिया। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए, ये परिणामी ई हमें निकालना है, तो ई निकालने के मेथड है, कुल परिणामी वैल्यू निकालने का 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं परिणामी निकालने के? 3 तरीके। इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, यदि किसी बिंदु P पर, किसी भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हो या कोई भी दो वेक्टर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो बेटा इनका जो परिणामी होगा E बराबर E1 प्लस E2 हो जाए। ठीक है। अब ऐसी क्या, अगर ये बिंदु P है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है और एक वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, तो इनका जो परिणामी होगा जब ये विपरीत होंगे तो इनका परिणामी होगा E1 माइनस E2। E2 माइनस E1 भी हो सकता है, E1 माइनस E2 भी, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लिया जाएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका और आता है, बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर हो और एक वैद्युत क्षेत्र बेटा इधर की ओर हो, तो इनका परिणामी बीच में प्राप्त होता है। तो इसे निकालने का जो तरीका है वो है अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, वेक्टर रूल है ये। अब आप देखें पहला तरीका लग रहा है क्या? दूर दूर तक भी नहीं है जी पहला तरीका, कैंसिल। क्या दूसरा तरीका लग रहा है? विपरीत है क्या एक दूसरे के E1 E2? ना जी, विपरीत भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल। ये वाला देखो, हाँ कुछ कुछ लग तो रहा है सर, ऐसा ही डिजाइन है इसका भी कुछ कुछ, लेकिन हमें एक बात देखनी होती है बेटा, यहाँ पर ये 90 डिग्री है या नहीं। अगर ये 90 डिग्री है तो ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ क्या 90 डिग्री है? आप देखिए थोड़ा सा ये ज्यादा है, 90 आपका यहाँ पर होता, 90 यहाँ पर होता, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है ज्यादा, 90 से ज्यादा हो गया, तो हमारा ये फॉर्मूला भी बेटा फेल हो जाता है। अब क्या करें? तो बड़ी समस्या, 3 मेथड थे हमारे पास, तीनों के तीनों खत्म हो गए, तीनों के तीनों फिनिश। तो बेटा जब सभी मेथड फेल हो जाते हैं, जब हमारी सारी सोच खत्म हो जाती है, तो कोई ना कोई वहां पर उपाय हमें निकालना होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट मेथड, यानी कि उसे उसके घटकों में तोड़ना। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, यही समस्या आती है थोड़ी सी बच्चों को, ये कैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों मेथड जब फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे इसके घटकों में तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अब घटकों में जब तोड़ते हैं, मैं इसे जरा रफ कर देता हूं इधर से, देखिए कैसे तोड़ेंगे घटकों में। आप इस बिंदु को देख रहे हैं, यहां पर बिंदु P है, तो मैं P को यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले रहा हूं। इस पर आप वैद्युत क्षेत्र को देखिए, ये P बिंदु है, इस पर ये वैद्युत क्षेत्र एक ऐसे जा रहा है, ये वाला वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर, कितना वैल्यू है इसका? E1 है, कितना है? E1। ठीक है जी। अब E1 को हम इसे घटकों में अगर तोड़ें तो इसके दो घटक टूटेंगे। अब दो घटकों में समझना पड़ेगा पहले हमें। अब पहले आप ये वाली देखिए, यहां पर तोड़ने से पहले ये कोण कितना बेटा? थीटा। तो मैं इसे भी थीटा लिख रहा हूं, तो कुछ को समझ में नहीं आएगा थीटा कैसे लिख दिया जी। यहाँ देखिए ऐसे, ये था वैद्युत ध्रुव, ऐसे लाइन जा रही है, ये कोण कितना था आपका? थीटा। अब बेटा मैं कहीं भी कोई लाइन खींच लूं, ये खींच लिया, तो यहाँ कोण कितना होगा बताओ? थीटा होगा। यहाँ खींच लो तो भी थीटा होगा, तो देख लो ये लाइन जा रही है, यहाँ हमने लाइन खींच ली, अगर इसके साथ थीटा कोण है तो इसके साथ भी कितना होगा? थीटा कोण होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये आप देखिए, ये वाला E1 ऐसे जा रहा है, ये चला गया, यहां पर कोण कितना है बेटा? थीटा। ठीक है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे। अब इन दोनों घटकों को देखो कैसे करेंगे। आपने एक तरीका पढ़ा होगा 11th, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। जब कोई वस्तु u वेग से जाती है तो इसके दो घटक टूट जाते हैं। देखो, एक तो u cos थीटा और दूसरा क्या होता है बेटा? u sin थीटा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब जिसके साथ बेटा थीटा होता है उसमें कोस जुड़ता है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान दो, मैंने यहां लगा दिया थीटा और ये यू ही वेग है, तो इसका जो घटक होगा ना, ये वाला, ये होगा u cos थीटा और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर u sin थीटा, क्योंकि कोण हमेशा आधार के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? आधार के साथ। तो ऐसा आपको ध्यान रखना। अब आप देखो, खुद बताओ मुझे, बिल्कुल इसकी तरह करना है। अब कैसे? जैसे E1 की जगह क्या है? u है। ठीक है जी, तो E1 के दो घटक होंगे, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। जैसे u के दो घटक, u sin थीटा और u cos थीटा। तो तोड़िए आप इसे, E1 का ये जो घटक हो जाएगा इधर वाला, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा E1
कोस थीटा, और ये जो घटक हो जाएगा क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। कोई डाउट किसी को? नहीं है ना। वैसे ही P बिंदु पर E2 और है, तो E2 की यदि मैं बात करूं तो मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख ले रहा हूं नीचे करके। E2 का डिजाइन ऐसा है, देखो इधर की ओर, ये रहा E2। तो E2 के भी दो घटक बनने चाहिए, एक ये और एक ये। तो बेटा जैसे इसके लिए लाइन के लिए ऐसा था, ऐसे इस लाइन के लिए होगा, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, थीटा। तो अब बताओ दो घटक हैं इसके। अभी मैंने एक बात समझाई, जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ उसमें कोस जोड़ा जाता है। अब जैसे E2 है तो हम क्या लिखेंगे, E2 और थीटा है तो क्या जुड़ेगा बताओ, कोस थीटा, और E2 साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब हमें करना क्या, ये जो दोनों बातें हैं ये किसी अलग अलग बिंदु पर नहीं, एक ही बिंदु P पर घटना है। तो ये बिंदु P पर मैंने दो अलग अलग दिखाई, आपको कुछ नहीं करना है, जो उठाइए और यहाँ चिपका दीजिए इसे। कैसे, देखो ये वाली लाइन जब यहाँ चिपकेगी इस वाले बिंदु पर, तो ये हमने ऐसे लिख लिया, कितना आ रहा है, E2 साइन थीटा, ये लिख दीजिए E2 साइन थीटा। इधर को कितना है, E2। लो जी ऐसा डिजाइन ले लेते हैं E2, और ये वाली जो लाइन है कहां जाएगी, इसी के ऊपर आएगी ना, आएगी। तो E2 कोस थीटा यहां पर लिख दीजिए आप, कितना, E2 कोस थीटा। बताओ किसी कोई डाउट हो तो? कुछ नहीं करा, सेम दोनों एक साथ सॉल्व कर लिए हैं। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, समझ लीजिए कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बहुत आसान सा टॉपिक। अब आइए इस टॉपिक को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर लिखना क्या होगा, आप यहाँ पर समझिए। हमें तीव्रता निकालनी है, तो बेटा एक तीव्रता तो इन दोनों घटकों के कारण निकल सकती है, और एक तीव्रता इन दोनों घटकों के कारण। कैसे? अगर मैं P पर हल करूं परिणामी तीव्रता E, तो अभी मैंने एक मेथड बताए थे, 3 मेथड। जब विपरीत दिशा में होंगे तो विपरीत दिशा वाले में क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं, E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। लेकिन आप एक बात देखिए, E1 और E2 दोनों के मान देखो एक जैसे है, नहीं है, बिल्कुल सेम मान है। तो जैसे E1 को भी तुम E कह लो और E2 को भी E कह लो, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। मतलब इन वाले घटकों के कारण बिंदु P पर कोई तीव्रता नहीं होगी, पर होगी किसके कारण, फिर ये तो गायब हो गए। अब दो घटक और बचे, कौन सा, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। ठीक है, अब ये देखो दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो अभी मैंने आपको समझाया था, अगर ना समझ में आया दोबारा देखो, एक ही दिशा में जब दो घटक होते हैं E1 और E2, तो इनका परिणामी कैसे निकालते हैं बताओ, E1 प्लस E2 करके। और जब ये विपरीत दिशा में होते हैं, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, तो इसका परिणामी क्या होता है, E बराबर E1 माइनस E2। तो बेटा ये वाला मेथड हमने लगाया, देखो अभी विपरीत है एक दूसरे के, तो देखो क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। जैसे हमने घटा एक दूसरे को काट दिया, जीरो हो गया। लेकिन ये वाले घटक क्या एक ही दिशा में है। अब देखो ऊपर वाला मेथड अप्लाई हो गया, E की जगह बस कितना है, E1 कोस थीटा, और E2 की जगह E2 कोस थीटा। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम लाइन थ्योरी लिख ले रहे हैं हल्की, आपको भी लिखकर दिखा देंगे जिससे अच्छे नंबर आए, कटे ना हमारे। आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि E1 तथा E2 के परिमाण एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इनके जो आंकिक मान है वो एक दूसरे के बराबर है। इसीलिए घटक कौन सा, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा, ठीक है, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, हो गई निरस्त। जबकि घटक कौन से, E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा एक ही दिशा में, कहा, एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में देख लो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
ठीक है जी, बात क्लियर है। ये की दिशा में क्या हो गया, जुड़ गए, देख लो ये वाला नियम अप्लाई हो गया। तब इसे काट के इधर से थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। तब बिंदु P पर परिणामी, सॉरी इसे थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जी कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख लो। E बराबर कितना हो जाएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, लिख लिया हमने। अब आप एक बात देख रहे हैं, बट E1 किसके बराबर है, E2 के, या E2 किसके बराबर है बेटा, E1 के, दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब ये मान एक दूसरे के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं इसमें बच्चों, हम एक बात कह सकते हैं इसमें, क्या E2 की जगह E1 रख सकते हैं। तो जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बताओ, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 की जगह भी क्या रख सकते हैं आप बताओ, E1 रख सकते हैं, E1 कोस थीटा। तो E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा 2E1 कोस थीटा, किसका मान, E का मान इतना आ गया हमारे पास। बताओ कोई डाउट किसी को, नहीं ना। जब इतना मान हमारे पास आ गया है तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि E1 का मान देख लो कहाँ है, ये रहा E1 का मान, उठा कर रख दो है। E बराबर 2 गुणा E1 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर हम कर सकते हैं, 2 से नहीं काटना 4 को, 1/4πε0 कॉन्स्टेंट को ऐसे ही लिखा, 2 की गुणा यहां कर दीजिए, 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। अब समस्या आती है कि कोस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो कह रहे थीटा, तो कोस चाहे इस त्रिभुज में लगा दीजिए चाहे इस त्रिभुज में लगा दीजिए, कोई सा भी एक त्रिभुज ले सकते हैं यहाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज OPB, कौन से त्रिभुज बच्चों, OPB, देखो ये रहा OPB, इस त्रिभुज में आप ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज में आप अगर देखें तो कोस थीटा की मान कितना है जी बताओ, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण। आधार कितना है इसमें देखो, इस वाले त्रिभुज को लिया हमने, तो आधार कितना है L, और कर्ण कितना है देखो ये रहा, अंडर रूट में कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां रख दीजिए आप इसे, 1 E बराबर 1/4πε0 और कितना हो जाएगा बताओ, 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, ये मान रख रहे हैं देखो हम कोस थीटा का, L अपॉन अंडर रूट में क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जैसे बच्चों हम इस मान को रखेंगे तो हमारे पास ये बनेगी वैल्यू 1/4πε0, कोई डाउट तो नहीं, 2Q की L से गुणा कर दो तो 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कैसे लिख लिया बेटा, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ लीजिए x है, पूरा x है, और अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x हो जाएगा। अब इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है, 1 है, चलो जी 1। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी का अंडर रूट है उसका पावर होता है 1/2, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 प्लस 1/2, तो x की पावर 2 ही कम 2, 2 और 1 3, 3/2 आएगा। x तुमने किसे माना था बताओ, x माना था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी होगी 3/2, देखो ये लिख दिया, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार से, इसे मैं रख कर दे रहा हूं इधर से। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे बट या परंतु का यूज कर लेंगे, 2QL जो है वो P के बराबर है, किसके बराबर बच्चों, P के। P का मतलब क्या होता है जी, P का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये समझ लीजिए, ये होता है P बराबर Q इंटू 2L। क्या है जी, क्या मतलब है इसका, इसका नाम तो पता ही है, क्या नाम है इसका, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है जी एक आवेश,
तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जब तुम इसे सोल्व करोगे क्या लिख लोगे 2ql। क्लियर है इतनी बात? तो किसके बराबर होगा बेटा p के बराबर। तो यहाँ p रख दीजिए आप इसकी जगह। तो क्या आएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ कोई डाउट किसी को नहीं है ना? तो अब हमें करना क्या है, आगे सोल्व करने के लिए हमें एक बात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि r जो है बहुत बड़ा है किससे l से, इसीलिए अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से। तो हम यहां लिख देते हैं क्या कि r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर। अब ये क्यों छोड़ देते हैं एल स्क्वायर को, इसे भी समझिए। मैं यहां पर एक लॉजिक लिख दे रहा हूं छोटा सा, देखिएगा। मैं यहां आर और एल को ले रहा हूं। आर जो है बहुत बड़ा मतलब कोई एक संख्या मान लीजिए, जैसे मैंने 100 मान लिया, और इसकी अगर मैं बात करूं, मैं कोई संख्या ले लेता हूं 3 यहां पर, ठीक है। तो अगर हम देखें एल जो बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत अल्प दूरी, तो एल 3 हो गई, और आर क्या है बहुत अधिक दूरी पर। ये जो आप देख रहे हैं बहुत अधिक दूरी पर भी माना जा सकता है, तो आर का मान बड़ा होगा हमेशा। तो हमने मान लिया आर का मान 100 है और एल का मान 3 है। तो आप खुद बताओ, आर बड़ा है एल से, ठीक है जी, 100 बहुत बड़ा है 3 से। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, तो आप करिए, जैसे 100 का तुम स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9। ये कितना बेटा 10,000, और ये कितना है 9। 10,000 कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया 9 की तुलना में। तो 10,000 की जगह एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं, एक के पास कितने हैं 9 रुपए। तो 10,000 वाला कुछ नहीं समझेगा, 9 वाले को कहेगा साइड हट, कहेगा नहीं कहेगा। तो कहने का मतलब है बेटा 10,000 की तुलना में 9 को जीरो मान लिया जाता है, और जीरो मान के छोड़ दिया जाता है, बहुत छोटी संख्या मान करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक तरफ 10,000 और एक तरफ 9 है। 9 तो बहुत छोटा हो गया, तो हम क्या कर देते हैं, इसलिए एल स्क्वायर को यहां से छोड़ देते हैं। और जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहां पर क्या बनेगा बताइए आप, आपका बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, जैसे यहां से छोड़ोगे तो क्या बचेगा बताओ, आर स्क्वायर बचा, और इसकी पावर क्या बची ऊपर से जो चल रही 3/2। तो इस 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितनी बचेगी पावर 3। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर r की पावर 3। ये एक बॉक्स में हमने बंद कर दिया। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हम जानते हैं कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये था हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बच्चों थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा अगर एक बार लॉजिक को आप समझ लीजिए तो इसमें कोई भी कठिनता नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।